नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आज के हमारे इस वीडियो में विसर्ग संधि का लास्ट नियम प्रस्तुत होगा, जिसमें आज अघोष जो नियम है उस नियम के लास्ट वाले जो दो उपनियम हैं, जिसमें एक उपनियम का नाम है विसर्ग का दंत्य स बनना और एक है अपवाद, उसकी हम चर्चा करेंगे। यहां पर इस चर्चा के साथ ही हमें यह भी देखना है कि हम लोगों ने अभी तक जो संधि पढ़ी है, क्या वो संधि हमें अभी भी समझ में आई है या नहीं आई है, ये हमें एक बार जरूर देखना है। मेरे द्वारा जो वीडियो आए हैं, जो पहले प्रस्तुत किए गए हैं, इनको आप रोजाना देखते रहें, समझते रहें और इन्हें समझने के साथ ही इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते रहें। आज हमारा जो नियम है वो में जो हमारा दूसरा नियम है, उसमें हमने यहां विसर्ग के बाद अघोष वर्ण लिए हैं। कौन से लिए हैं? अघोष वर्ण। और अघोष वर्ण में हमारे चार उपनियम थे, जिसमें पहला था विसर्ग का तालव्य श बनना, दूसरा था विसर्ग का मूर्धन्य श बनना, तीसरा था विसर्ग का दंत्य स बनना और चौथा था अपवाद। तो हमारे यहां पर हमने पहले के दो नियम तो पढ़ लिए हैं कि विसर्ग का तालव्य श बनना और विसर्ग का मूर्धन्य श बनना, ये तो पढ़ चुके हैं। आज का हमारा तीसरा नियम है विसर्ग का दंत्य स बनना। विसर्ग का दंत्य स बनना। पहले मैं प्रारूप बना रहा हूं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण और लास्ट में हो जाएगा परिणाम। ठीक है ना? ये हमारा प्रारूप है और ये मैंने शुरुआत से कहता रहा हूं कि ये स्वर संधि के दीर्घ संधि से स्टार्ट हुआ था और ये हमारे विसर्ग संधि के लास्ट नियम तक चलता रहेगा। अब हमारे पास जो विसर्ग का दंत्य स है, इसमें विसर्ग से पहले शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग से पहले यहां होना चाहिए कोई भी स्वर। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर। अब स्वर कितने होते हैं? तो स्वर हमारे होते हैं 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इन 11 स्वर में से कोई भी स्वर हो सकता है। दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में हमारे यहां होना चाहिए अघोष दंत्य वर्ण। अघोष दंत्य वर्ण। आप लोगों को याद हो तो जो हमने चार्ट बनाया था, उस चार्ट के अंदर मैंने कहा था कि अघोष तालव्य वर्ण अलग है, मूर्धा अलग है, दंत अलग है, ओष्ठ अलग है ना? तो उसी रूप में यहां अघोष दंत वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तो एक तो आएगा त, एक आएगा थ, एक आएगा स। याद रहेगा? विसर्ग के पहले कोई भी स्वर और दूसरे शब्द का प्रारंभ अघोष दंत्य वर्ण से होना चाहिए। अघोष दंत्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो त, थ या स। इन तीन में से किसी एक वर्ण से दूसरा शब्द प्रारंभ होना चाहिए। तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम हमारा यही बन जाएगा, जिसमें विसर्ग दंत्य स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है? कुछ शब्द देखते हैं, जैसे
नमः प्लस ते, विस्थापन, अंतः प्लस थ, निस्सार, दूह प्लस साहस, निस्तेज, प्रस्तर, और एक है कंठ प्लस थ। ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आप लोगों को इन शब्दों को देखना है और इन शब्दों के टुकड़े भी करने हैं और प्लस इनके परिणाम भी बनाने हैं। आप लोगों को यहां पर विसर्ग के पहले कोई भी स्वर देखा जा सकता है, कोई भी स्वर दिख सकता है, लेकिन दूसरे शब्द का प्रारंभ जो है वो या तो त या थ या स में से किसी एक से ही प्रारंभ होगा। जैसे कि यहां देखो, विसर्ग से पहले यहां क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, और मैं में स्वर कौन सा है, है ना। तो ए स्वर है, तो यहां तो स्वर हो गया विसर्ग से पहले, और दूसरे का प्रारंभ क्या हुआ, तय, ये तय दिख रहा है। तो हमें इस विसर्ग को हटाना है और इसकी जगह क्या लगाना है, स लगाना है। स भी कौन सा वाला, आधा स, है ना। तो यहां पर जैसे परिणाम बनाएंगे तो ये न मैं, ये विसर्ग बन जाएगा आधा स और ये हो जाएगा ते। क्या बन गया ये, नमस्ते। विस्थापन लिखा हुआ है, परिणाम रूपी शब्द है, तो आपको क्या करना है कि उस शब्द के अंदर जाकर के आधे स को ढूंढना है और उस आधे स को विसर्ग में परिवर्तित करना है। तो इस पूरे शब्द में आधा स यहां लिखा हुआ है, इसको हटाएंगे और ये बन जाएगा विसर्ग। तो यहां बचा उससे पहले कौन सा वर्ण है, वी, वी के बाद लग जाएगा विसर्ग और बचा लास्ट में थापन। क्या बन जाएगा ये, वी है प्लस थापन। यहां देखो, इस विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और यहां क्या आ रहा है, थ आ रहा है। तो यहां पर ये विसर्ग आधा स बन जाएगा, तो यहां ये बन जाएगा अंतस्थ। क्या बन जाएगा ये, अंतस्थ। नेक्स्ट, निस्सार में ये आधा स आ रहा है, इस आधे स को यहां से हटाएंगे और विसर्ग बनाएंगे तो ये बन जाएगा नी है, और बचा हुआ सार शब्द यहां लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट, दूह प्लस साहस में इस विसर्ग से पहले देखो ऊ दिख रहा है, दू में ऊ दिख रहा है ना, स्वर है ये, और यहां पर प्रारंभ किससे हो रहा है, स से, ये स दिख रहा है। हमें इस विसर्ग को आधा स बनाना है, तो जैसे ही विसर्ग को आधा स बनाएंगे तो ये इस रूप में बन जाएगा, और बचा हुआ साहस शब्द, वो साहस यहां लिखा हुआ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, दुस्साहस, ठीक है ना। नेक्स्ट, यहां लिखा हुआ है निस्तेज, और निस्तेज में भी आपको आधा स ढूंढना है और आधे स को विसर्ग में बदलना है। तो यहां पर ये विसर्ग में बनते ही ये हो जाएगा नी है और यहां हो जाएगा तेज। प्रस्तर की बात कहें तो जैसे निस्तेज किया था वैसे ही प्रस्तर होगा। तो यहां भी आधे स को हटाएंगे और यहां उसे बनाएंगे विसर्ग, और यहां बचा हुआ तर शब्द अलग हो जाएगा। लेकिन याद रखना, विसर्ग से पहले ए दिख रहा है और दूसरे का प्रारंभ तैसे हो रहा है। कंठ प्लस थ, जैसे अंत प्लस थ था उसी रूप में ये, तो यहां पर कंठ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये विसर्ग है, ये आधा स बन जाएगा और ये थ इसके पास आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये कंठस्थ बन जाएगा। हमारा जो तीसरा नियम है विसर्ग का दंत्य स बनना, इस एक नियम यानी इस तीसरे नियम के दो उपनियम है। तो दो उपनियम में ये हमारा पहला उपनियम है, ये ध्यान रखना। ये इसका एक उपनियम और आएगा क्योंकि वो भी दंत्य से ही बनाएगा। आप लोगों को इतना कह दूं कि हमें नियम केवल स्वर संधि के याद रखने हैं कि दीर्घ क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, वृद्धि क्या है, यण क्या है, अयादि क्या है। बाकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नियम अगर आपको याद नहीं होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। हमें केवल टुकड़े करना और संधि का नाम पहचानना आना चाहिए, बस। ओके, ये हमारा तीसरे नियम का पहला उपनियम था। स्क्रीनशॉट लो इसका।
चलो अब तीसरे नियम का ही दूसरा उपनियम आएगा। तीसरे नियम का दूसरा उपनियम, हमने पहले वाले में तो कहा था कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आएगा, लेकिन अब की बार मैं ये कह रहा हूं कि विसर्ग से पहले या तो अ स्वर होगा या विसर्ग से पहले आ स्वर होगा। विसर्ग से पहले या तो अ स्वर होगा या क्या होगा, आ स्वर होगा, तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो होगा वो या तो क से स्टार्ट होगा या पै से, क या पै से प्रारंभ। याद रखना ये कि यहां तो विसर्ग से पहले अ या आ होगा और यहां दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या तो क होना चाहिए या पै होना चाहिए। ये कंडीशन भी अगर आपको दिखती है तब भी हमारा विसर्ग जो है वो क्या बन जाएगा, दंत्य स में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे नमः प्लस कार, वनस्पति, भास्कर, बृहस्पति, परस्पर, नियम भी देखते रहो और उसके अलावा शब्द को भी समझते रहो, क्योंकि कारण क्या है कि जब तक आपको शब्द समझ में नहीं आएंगे तब तक क्लियर नहीं होंगे। एक शब्द और लिखा हुआ है यहां, पुरह प्लस कार, एक है तिरस्कार, एक है तिरह प्लस कृत। तो यहां पर ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आप लोगों को क्या करना है कि इन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखना है और टुकड़े करना है। देखो आप लोगों को अब की बार याद ये रखना है कि विसर्ग से पहले जो भी हमारा वर्ण होगा उस वर्ण के साथ में या तो अ स्वर होना चाहिए या उसके साथ में आ होना चाहिए, इसके अलावा कोई और स्वर नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना ये। तो यहां पर देखो विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, मैं आ रहा है। इस मैं में स्वर कौन सा है, ए है ना। तो जैसे ही हम परिणाम बनाएंगे तो ये न और ये मैं हो गया, ठीक है ना। अब ये विसर्ग क्या बन जाएगा, आधा स। तो यहां पर ये विसर्ग को हमने आधा स बना दिया। अब बचा हुआ कार शब्द, कार यहां आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये नमस्कार बन जाएगा। नेक्स्ट वनस्पति लिखा हुआ है, तो वनस्पति में ये क्या आ रहा है, वन है, क्योंकि ये आधे से को हमने क्या बना दिया, विसर्ग बना दिया। अब जो बचा पति शब्द, वो पति शब्द यहां आ गया, तो क्या हो गया, ये वन है प्लस पति। ये क्या लिखा हुआ, भास्कर, भास्कर में आधा स लगा हुआ है, उस आधे स को हटाना है और हमें उसकी जगह लगाना है विसर्ग। तो जैसे ही हम यहाँ विसर्ग लगाएंगे तो ये बन जाएगा भा, और बचा हुआ कर शब्द अलग हो जाएगा। अब देखो विसर्ग के पहले ये भा में स्वर कौन सा आ रहा है, आ रहा है। यहां पर विसर्ग से पहले ए आ रहा है, यहां विसर्ग से पहले ए आ रहा है। बस आपको यही देखना है कि विसर्ग से पहले ए या आ ही आना चाहिए, लेकिन दूसरे का प्रारंभ या तो कैसे या पैसे। ये देखो कार आ रहा है, कैसे हो रहा है, ये पति आ रहा है, पैसे हो रहा है, ये कर आ रहा है, कैसे हो रहा है। ये देखो ब्रिय प्लस पति लिखा हुआ है। अब यहां पर जब परिणाम बनाएंगे तो यहां पर ब्रिय तो ऐसे ही रहेगा, इस विसर्ग को हम चेंज कर देंगे आधे स में, ठीक है। और बचा हुआ पति शब्द, वो पति शब्द यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बृहस्पति। क्या हो जाएगा, बृहस्पति। अब यहां देखो ये नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है परस्पर, है ना। यहां भी आधे स को देखना है और उसको विसर्ग में बदलना है। तो यहां पर ये बन जाएगा परह प्लस पर, और नेक्स्ट विसर्ग को आधे स में बदलना है, तो यहां बन जाएगा
पुरस्कार, क्योंकि देखो पूरा तो उसी ऊपर रहेगा, विसर्ग स बन जाएगा, कार यहां आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ तिरस्कार, तो इसमें भी स को हटाएंगे और यहां पर ये बन जाएगा तिरह प्लस कार। और लास्ट शब्द जो है तिरह प्लस कृत, जैसे तिरस्कार बना है वैसे ही शब्द बनेगा, तो यहां भी विसर्ग को स में बदलेंगे, तो यहां ये तिरह आधा स बीच में आ जाएगा तो कृत यहां आ जाएगा। क्या बन गया ये तिरस्कृत बन जाएगा। ठीक है ना। इसी के साथ हमारा अघोष संधि का तीसरा नियम यही खत्म होता है। अब लास्ट एक नियम और बचा है, चौथा नियम, जो अपवाद की श्रेणी में आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो भाई, अब हमारा लास्ट नियम जो है लास्ट नियम जो है उसका नाम है, चौथा नियम, उसका नाम है अपवाद। आप लोगों को याद हो तो घोष जब नियम पढ़े थे 5, वहां भी अपवाद आए थे, और अघोष नियम पढ़ेंगे यहां भी अपवाद आएंगे। अपवाद के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि अपवाद में 2 ही शब्द आते हैं मुख्यतः, जिसमें एक शब्द होता है अंतः और एक शब्द होता है पुनः। याद आ लोगों को, अंतः और पुनः। बस मैंने आपको याद कर रखना है कि घोष का नियम आएगा तो अंतः और पुनः के बाद घोष वर्ण आएंगे, जबकि अघोष का नियम आएगा तो अंतः और पुनः के बाद अघोष वर्ण आएंगे। ठीक है ना। अब यहां पर नियम किसका है, अघोष का है, तो यहां अंतः और पुनः के बाद दूसरे शब्द का जो प्रारंभ होगा उसमें समस्त अघोष वर्ण में से कोई एक। हमारे अघोष वर्ण कितने हैं, 13 हैं। 13 वर्ण कौन कौन से हैं, तो कैक है, चैच है, टैट है, तैत है और पैप है। उसके अलावा ऊष्म व्यंजन का श, श, स, ये 13 है। यहां ये कहा गया है कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो उन 13 में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन पहला शब्द या तो अंतः होना चाहिए या पुनः होना चाहिए। तो परिणाम क्या होगा, कि हमारा यहां जो लगा हुआ विसर्ग है, विसर्ग हटेगा ही नहीं, यानी विसर्ग यथावत बना रहेगा। यथावत का मतलब है जैसा है वैसा ही बना रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये ध्यान रखना, इस नियम में इतना याद रखना कि इसमें हमें केवल प्लस लगाना है और प्लस को हटाना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे अंतः प्लस करण, अंतः प्लस कथा, अंतः पूर्व, पुनः प्लस प्राप्ति, पुनः प्लस प्रेक्षण, पुनः प्लस संस्कार, ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों में आपने नोटिस किया हो तो हमारा जो पहला शब्द है वो या तो अंतः है या पुनः है। अब आप लोगों को क्या करना है इसमें कि यहां पर हमें ये देखना है कि अंतः और पुनः के बाद में जो वर्ण है वो कौन सा आना चाहिए, अघोष वर्ण आना चाहिए।
इसलिए यहां पर देखो अंतर के बाद में ये किससे स्टार्ट होगा, कै से, और कै किस में आता है, अघोष में आता है। तो हमें क्या करना है, यहां केवल प्लस को हटाना है, केवल प्लस को हटाना है, बाकी अंत है तो ऐसा ही लिखा हुआ आएगा, और करण यहां ऐसा ही लिखा हुआ है। बस ये ध्यान रखना, पहला शब्द अंतः पुनः होना चाहिए, दूसरा अघोष होना चाहिए, तो हमारा विसर्ग बिल्कुल नहीं हटेगा, जैसा है वैसा ही लगा रहेगा। यहां भी सेम कंडीशन होगी, यहां अंतः के बाद में किससे, वही कैसे आ रहा है, तो यहां भी हमारा जो शब्द है वो बन जाएगा अंतः प्लस कथा। ठीक है, सॉरी दोनों प्लस में आ गए, तो यहां बन जाएगा अंतः कथा। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, अंतः प्लस पूर्व लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसमें जैसे ही अंतः को लिखा इसके बाद प्लस लगा दो, और ये हो गया पूर्व, अंतः प्लस पूर्व। पुनः प्लस प्राप्ति लिखा हुआ है, तो यहां भी प्लस को हटाना है, और यहां पर दोनों को मिलाकर लिखना है। ये तो हो गया पुनः, और ये हो गया प्राप्ति। क्या बन गया, ये पुनः प्राप्ति। सेम कंडीशन यहां होगा, ये पुनः प्लस प्रेक्षण लिखा हुआ है, यहां भी पैसे आरंभ हो रहा है, यहां भी पैसे था, यहां भी सेम विसर्ग ऐसा ही लिखा जाएगा, तो यहां भी क्या हो जाएगा, पुनः, और प्रेक्षण यहां आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट शब्द जो है वो है पुनः प्लस संस्कार, तो यहां पर पुनः जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, और संस्कार जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। इसका मतलब ये मान के चलना कि जो चौथा नियम है अपवाद वाला नियम, इस अपवाद वाले नियम में आप लोगों को इतना याद रखना है कि अपवाद में पहले तो दो शब्द आते हैं। दो शब्द कौन से होते हैं, तो अंतः और पुनः। इसके अलावा यहां पर दूसरे शब्द का प्रारंभ अघोष वर्ण से होना चाहिए। ठीक है ना, 13 वर्ण में से किसी एक से होना चाहिए। तो जो परिणाम है उस परिणाम में जो विसर्ग है वो हमारा विसर्ग नहीं हटेगा, यानी यथावत बना रहेगा, जैसे कि हमने यहां दिखाया है। स्क्रीनशॉट लो उसका। चलो भाई, इसी के साथ आज हमारे विसर्ग संधि भी समाप्त होती हैं। हम लोगों ने वर्ण कंप्लीट कर लिए, संधि कंप्लीट कर ली, संधि में स्वर संधि के 5 भेदों को पढ़ लिया, व्यंजन संधि के 8 नियम को पढ़ लिया, और विसर्ग संधि के 9 उपनियमों को पढ़ लिया। अब आप लोगों ने जितने भी नियम पढ़े हैं इनका मैं एक टेस्ट रूप कल बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं यहां बोर्ड पर कुछ शब्द लिखूंगा। उन शब्दों के अंदर आपको उन शब्दों को देखना है, उनके संधि रूप करने हैं, और उनमें संधि का नाम निकालना है। ठीक है ना, मैं वहां पर आपको पहले पूछूंगा, लेकिन मैं साथ में ही उनको हल करता हुआ चलूंगा, ताकि आपको उसमें कठिनाई फील ना हो। अब यहां पर रही दूसरी स्थिति कि हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं इनके बारे में आपको प्रतिक्रिया भी करनी है, यानी मुझे बताना है कि सर ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो आपको कमेंट भी करना है। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक भी करना है, क्योंकि कारण क्या है, लाइक करोगे तो हो सकता है कि हम और कुछ नया कुछ अच्छा करें। तो क्योंकि हर चीज में किसी कार्य की सराहना करना बहुत जरूरी होता है। सराहना करोगे तो अगले को और अप्रिशिएट मिलेगा और वो और अच्छा काम करेगा। बस ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको आप लोग रिवाइज करते रहें। रोजाना वीडियो मिल रहे हैं आपको, रोज आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से करते रहें। ईश्वर से यही कामना है कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको जल्दी ही सफलता मिले। और आप लोग इन वीडियो को देखने के साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब भी कर लें।
और अपने जितने भी मिलने वाले हैं उन लोगों को भी कहें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि क्या है कि ये जितना जल्दी हमारे लोगों तक ये जानकारी मिलेगी, सब स्टूडेंट तक पता चलेगा कि भाई सर क्लास ले रहे हैं, तो इससे उन लोगों को भी फायदा हो सके जो कि तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग तैयारी करते रहें, इसी प्रकार वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।